हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल चिराग शिक्षा क्लासेस। फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूँ कि आप स्वस्थ और मस्त होंगे। फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो डीएलएड सेकंड सेमेस्टर, बीटीसी सेकंड सेमेस्टर इंग्लिश पेडागोजी, जो लैंग्वेज इंग्लिश होती है उसके वेरी शॉर्ट टाइप जो क्वेश्चन आंसर होते हैं उसको देखेंगे कि किस प्रकार से डीएलएड सेकंड सेमेस्टर में इंग्लिश सब्जेक्ट में वेरी शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन इस प्रकार से एग्जाम में पूछे जाते हैं। फ्रेंड्स, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए और अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए ताकि उन लोगों को भी हेल्प हो सके। फ्रेंड्स, हमारा एक वीडियो था जिसमें हमने अल्टरनेटिव क्वेश्चन एमसीक्यू क्वेश्चन को पढ़ाया था आपको, जिसमें 77 क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट कराए थे। उसके बाद हम ये आपको वीडियो लेकर आए हैं वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर एक देखेंगे। क्वेश्चन नंबर एक देखिए दिया है कि पॉइंट आउट द एडजेक्टिव इन द फॉलोइंग सेंटेंस। लिखा है कि निम्नलिखित जो सेंटेंस नीचे दिया गया है इस सेंटेंस में आपको पॉइंट आउट करना है क्या एडजेक्टिव। तो सबसे पहले आपको बता दें कि एडजेक्टिव क्या होता है। एडजेक्टिव जो होता है वो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है। एडजेक्टिव इज ए वर्ड दैट मॉडिफाइड और क्वालिफाइड द नाउन और प्रोनाउन इज कॉल्ड एडजेक्टिव। जो नाउन या प्रोनाउन की क्या करता है, विशेषता बतलाता है, उसको क्या कहते हैं, एडजेक्टिव, जिसे हिंदी में कहते हैं विशेषण। एक नीचे वाक्य दिया गया है, एक सेंटेंस दिया गया है। इस सेंटेंस में पूछ रहा है कि कौन सा जो है कि वर्ड्स हमारा क्या है, एडजेक्टिव है। जैसे ये दिया है लेड इज हैवी मेटल। जो लेड होता है मतलब जो शीशा होता है वो भारी पदार्थ होता है या भारी मेटल होता है। तो लेड की विशेषता क्या है कि वो हैवी होता है। हैवी का मतलब भारी होता है। तो जो भारी शब्द है मतलब हैवी वर्ड जो है ये हमारा क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए जाए कि चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू एक्टिव वॉइस। चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू एक्टिव वॉइस। करा है कि जो निम्नलिखित ये जो नीचे सेंटेंस दिया गया है इसको किस में चेंज करना है, एक्टिव वॉइस में, कर्तृवाची जिसको बोलते हैं। ठीक है, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में। इसको एक्टिव वॉइस में कन्वर्ट करने के लिए कह रहा है ये पैसिव वॉइस में है। ठीक है, देखिए दिया है कि ए लेटर विल बी रिटन बाई हिम। ए लेटर विल बी रिटन बाई हिम, उसके द्वारा पत्र लिखा जाएगा। उसके द्वारा पत्र लिखा जाएगा, ये हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। इसको इसमें चेंज करना है, पैसिव वॉइस में चेंज करना है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जो हिम हमारा क्या ऑब्जेक्ट है तो उसको हम सब्जेक्ट बनाएंगे। हिम का जो सब्जेक्ट होगा वो क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा। और लेटर जो है हमारा ये ऑब्जेक्ट है, इधर चला जाएगा तो हो जाएगा ही विल राइट अ लेटर। ही विल राइट अ लेटर, वह एक पत्र लिखेगा या फिर उसके द्वारा पत्र लिखा जाएगा, बात एक ही होती है। इस प्रकार से हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं। ये हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए दिया है फिल इन द ब्लैंक्स विद अ सुटेबल आर्टिकल। ठीक है, पिछली वीडियो में आपको आर्टिकल्स बताए थे। आर्टिकल दो प्रकार के होते हैं, डिफिनिट आर्टिकल और इनडिफिनिट आर्टिकल। डिफिनिट आर्टिकल आपका द होता है और इनडिफिनिट आर्टिकल ए और एन होता है। ठीक है, इसमें कह रहा है कि ही टीचेज इन यूनिवर्सिटी। देखिए आपको बताए थे कि एन का प्रयोग कब करना है और ए का प्रयोग कब करना है। लेकिन जब कोई भी वर्ड्स अगर किससे शुरू होता है, वावेल से शुरू होता है और उसकी ध्वनि जिस वावेल से शुरू होता है, जैसे यू से शुरू हो रहा है और उसकी जो प्रोनाउंसिएशन मतलब जो ध्वनि है वो यू होती है, तो वहाँ पे किसका प्रयोग किया जाता है, वहाँ पे एन का प्रयोग न करके किसका प्रयोग करते हैं, ए का प्रयोग करते हैं। जैसे यूनिवर्सिटी यहाँ पे लिखा है तो यूनिवर्सिटी में यू की ध्वनि जो आ रही है वो यू आ रही है, इसलिए हम यहाँ पे एन का प्रयोग न करके किसका प्रयोग करेंगे, ए का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो जगह ही टीचेज इन अ यूनिवर्सिटी, एन का प्रयोग नहीं होगा। फिर से ध्यान दीजिए, जब किसी भी वर्ड में जो हमारा ये वावेल होता है अगर इसकी ध्वनि वही वर्ड की ध्वनि होती है, ठीक है, तो हम किसका प्रयोग करते हैं, ए का प्रयोग करते हैं, ना कि एन का। ठीक है, क्योंकि आप ये सोचेंगे कि यहाँ पे एक वावेल है तो इसके आगे एन लगा दें, ऐसा हमें कतई नहीं करना है। ठीक है, जैसे अंकल देखिए अंकल, यहाँ पे यू अंकल है, यहाँ पे यू को हम यू नहीं पढ़ रहे हैं, अंक पढ़ रहे हैं, इसलिए यहाँ पे हम एन का प्रयोग करेंगे ना कि ए का प्रयोग करेंगे। मैं ऐसा करता हूँ कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए दिया है फिल इन द ब्लैंक्स विद द सुपरलेटिव डिग्री। आपको बताए थे पिछली वीडियो में डिग्रियां जो हैं वो 3 प्रकार की होती हैं, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। ठीक है, तो ये नीचे एक सेंटेंस दिया है और इसमें फिल करने के लिए कह रहा है सुपरलेटिव डिग्री। जो अंतिम डिग्री होती है हमारी सुपरलेटिव डिग्री होती है। लास्ट में EST मतलब लगा कर उसको सुपरलेटिव डिग्री में चेंज करते हैं, या फिर बेटर, मोर, बेटर, बेस्ट मतलब ऐसे लगाते हैं। हमारा ऐसी डिग्री चलती है, मोर, बेटर, बेस्ट, या फिर कहीं मोस्ट लगाते हैं। इस प्रकार से हम सुपरलेटिव डिग्री में कन्वर्ट करते हैं। ये देखिए हम सेंटेंस को देख लेते हैं। माउंट एवरेस्ट इज द, माउंट एवरेस्ट कह रहा है कि जो माउंट पर्वत है, इज माने है, द पीक ऑफ द हिमालयज। तो यहाँ पे हम हाई का देखिए, हाई होता है, हाई का आपका अगर कंपैरेटिव डिग्री बनाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा हायर, और सुपरलेटिव डिग्री बनाएंगे तो हो जाएगा हमारा हाईएस्ट। ठीक है,
हाईएस्ट हो जाएगा। तो ये हम माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पीक ऑफ द हिमालयाज, जो माउंट पर्वत है वह हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत जो चोटी है, ठीक है। पीक माने होता है चोटी, इसलिए यहाँ पर हम किसका प्रयोग करेंगे, हाईएस्ट का प्रयोग करेंगे। देखिए आंसर में दिया भी है कि माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पीक ऑफ द हिमालयाज, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए दिया है, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू द पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये हमारा एक सेंटेंस दिया है, यू स्पोक, इसको किसमें कन्वर्ट करना है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में कन्वर्ट करना है। तो पास्ट कंटिन्यूअस की पहचान जानते हैं आप, क्या होता है कि जब सेंटेंस में वाज वर लगा और क्रिया की आईएनजी फॉर्म लगी हो, तो जो सेंटेंस होता है वो किस टेंस का होता है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का होता है। भूत पूर्ण अपूर्ण वर्तमान काल, सॉरी भूतकाल, पूर्ण अपूर्ण भूतकाल, ठीक है। जैसे एक सेंटेंस देखे, यू स्पोक, तुम बोलते थे या फिर तुम बोले, इसको कराए कन्वर्ट करने के लिए किसमें, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में। तो तुम बोले, तुम बोल रहे थे, यू के साथ जानते हैं हमेशा किसका प्रयोग किया जाता है, वर का प्रयोग किया जाता है, तो जाएगा यू वर स्पीकिंग, ठीक। इसका हम कन्वर्ट कर देंगे। आप जानते हैं कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में जो वर्ब होते हैं उसका सेकंड फॉर्म यूज किया जाता है। यहाँ पे देखिए स्पोक दिया है, जो स्पीक का सेकंड फॉर्म, स्पीक माने होता है बोलना, स्पीक माने बोलना, उसका सेकंड फॉर्म है स्पोक और स्पोकन। स्पोक सेकंड फॉर्म हो जाएगा और स्पोकन जो होता है हमारा, वो हमारा थर्ड फॉर्म हो जाएगा, स्पोकन, ठीक है। फर्स्ट सेकंड और थर्ड फॉर्म। यहाँ पे किस में चेंज करने के लिए कह रहा था, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में, इसका हो जाएगा यू वर स्पीकिंग। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू द नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस में कुछ चेंज करना है, ठीक है। ये देखिए आयशा एंड उमर वर्क इन सेंट्रल बैंक, मतलब आयशा और उमर जो हैं वो सेंट्रल बैंक में काम करते हैं। ये देखिए आपका वर्क जो है ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस में, इसको देख रहा है ना, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू नेगेटिव सेंटेंस। यहाँ पे देखिए डिड आयशा एंड उमर नॉट वर्क इन द सेंट्रल बैंक। यहाँ पे देखिए ये जो वर्क है ना, ये हमारा एक वर्ब की लाइक काम कर रहा है, वर्क की तरह काम कर रहा है यहाँ पे वर्क, जो वर्क है वर्ब की तरह। तो देखिए यहाँ पे जो वर्क है ये हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, जबकि यहाँ पे ये पास्ट में कन्वर्ट कर दिया है, नेगेटिव सेंटेंस में इसको कन्वर्ट करना है। ये अगर यहाँ पे वर्क डर आता तब हम डिड लगाते या फिर इसको हम चेंज करते हैं पास्ट में, लेकिन यहाँ पे वर्क है तो ये हमारा इंडेफिनिट में यहाँ पे गलत कर दिया है। देखिए डिड आयशा एंड उमर नॉट वर्क इन द सेंट्रल बैंक, ठीक है। इसको हमको नेगेटिव बनाना है, तो आयशा एंड उमर, ठीक है, डू नॉट वर्क इन द सेंट्रल बैंक। आयशा और उमर किसमें, सेंट्रल बैंक में काम नहीं करते, यहाँ पे डू नॉट लगेगा, ठीक है। ये जो सेंटेंस दिया है यहाँ पे गलत कर दिया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए दिया है, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस विद द सुटेबल आर्टिकल। फिर वही सुटेबल आर्टिकल फिल करने के लिए कह रहा है, कंप्लीट करने के लिए। द गार्डन, एप्पल ट्री, ऑरेंज ट्री एंड गवावा ट्री, ठीक है। कि गार्डन में, बगीचे में क्या है, एक एप्पल, देखिए यहाँ पे एप्पल आ गया, तो यहाँ पे एप्पल है। एप्पल अभी बताएं आपको, जब कोई भी वर्ड्स वावेल से शुरू होता है तो एक के अर्थ में एन का प्रयोग किया, तो यहाँ पे एन लगा देंगे। ट्री, फिर उसके बाद ओ यहाँ पे लगा, ऑरेंज, यहाँ पे ऑरेंज लगा है तो किसका प्रयोग करेंगे, एन का प्रयोग करेंगे। एन गवावा, गवावा जो हमारा जी है ये हमारा क्या कंसोनेंट है, ठीक, इसलिए यहाँ पे ए का प्रयोग करेंगे। इस सेंटेंस का पूरा अर्थ हो जाएगा कि गार्डन हैड एन एप्पल ट्री, एन ऑरेंज ट्री एंड ए गवावा ट्री। मतलब बगीचे में एक सेब का पेड़ है, एक संतरे का पेड़ है और एक अमरूद का पेड़ है, ठीक। तो यहाँ पे अभी बताएं आपको यहाँ पे एन का प्रयोग क्यों किया गया, क्योंकि यहाँ पे वावेल से स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पे एन का प्रयोग क्यों किया गया, क्योंकि यहाँ पे ये जो ऑरेंज है ये ओ से शुरू हो रहा है, और यहाँ पे ए का प्रयोग क्यों किया गया है, क्योंकि यहाँ पे कॉन्सोनेंट जी से शुरू हो रहा है। मैं ऐसा करता हूँ कि ये आपका कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। ये क्वेश्चन नंबर 8 दिया है कि व्हाट इज आवर नेशनल फ्लावर, हमारा राष्ट्रीय फूल क्या है, तो कमल। कमल जो है कि हमारा राष्ट्रीय फूल है। व्हाट यू राइट द फॉलोइंग फिगर इन वर्ड्स, ठीक है, शब्दों में इनको क्या करना है, लिखना है। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा हो जाएगा 14, ये हमारा हो जाएगा 97 और ये हो जाएगा 49, 14, 97 एंड 49। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, एक्सप्लेन द एक्सेप्ट ऑफ पोएट्री। पोएट्री के क्या एक्सेप्ट है उसको एक्सप्लेन करने के लिए कह रहा है, ठीक है। तो पोएट्री में 3 पार्ट्स होते हैं। पोएट्री हैज़ 3 एक्सेप्ट, कौन कौन से होते हैं, इमोशनल जिसको बोलते हैं संवेग, ठीक है, इमेजिनेटिव काल्पनिक, और रिथमिक। रिथमिक मतलब होता है जैसे लय जिसको बोलते हैं, ठीक है। जब जैसे किसी भी पोएम के एंड में जैसे ओल्ड, कोल्ड,
ओल्ड कोल्ड, ये लास्ट में अगर किसी भी पोएम, किसी भी कविता के लास्ट में ऐसे जो वर्ड्स आते हैं, इसी को हम बोलते हैं रिथमिक। अगर किसी भी कविता के अंत में ये रिथमिक नहीं हो तो वो कविता जो है कि लयबद्ध तरीके से पढ़ी नहीं जा सकती है। जो पोएम होता है वो अप्रिसिएशन के लिए पढ़ा जाता है, आपको बताएं, और आनंद के लिए, इन्जॉयमेंट के लिए कविता को रीड किया जाता है। ठीक है, तो जो पोएट्री के कितने एस्पेक्ट हैं, तो 3 है। कौन कौन से? इमोशनल, इमेजिनेटिव और रिथमिक। मतलब उसमें काल्पनिक चीज़ें होती हैं और संवेग होता है एक, और एक लय होता है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए दिया कि व्हाट आर लैंग्वेज गेम्स। लैंग्वेज गेम्स क्या होते हैं? लैंग्वेज गेम्स को समझते हैं। लैंग्वेज गेम्स आर ए एडमायरेबल वे टू प्रैक्टिस लैंग्वेज बिकॉज दे प्लेस लैंग्वेज इन सोशल कॉन्टेक्स्ट। द चाइल्ड इज इनकरेज्ड टू यूज ऑल हिज लिंग्विस्टिक नॉलेज कैपेसिटी एक्टिविटी। इसको समझते हैं। लैंग्वेज गेम्स आर, जो लैंग्वेज गेम्स होते हैं जिसको बोलते हैं भाषा खेल। भाषा खेल जो होते हैं एक प्रशंसनीय तरीका होता है क्या करने के लिए? भाषा को सीखने के लिए। प्रैक्टिस लैंग्वेज, भाषा को सीखने के लिए एक प्रशंसनीय तरीका होता है, क्योंकि बिकॉज द प्लेस लैंग्वेज इन सोशल कॉन्टेक्स्ट, क्योंकि सामाजिक संदर्भ में भाषा सीखी जाती है। द चाइल्ड इज इनकरेज, जो बच्चा होता है वो उसको प्रोत्साहन मिलता है। यूज ऑल हिज लैंग्विस्टिक, जो उसकी भाषाई ज्ञान होता है, योग्यता और क्रियाकलाप के द्वारा वो समाज में रह करके भाषा को सीखने से प्रोत्साहित होता है। मैं ऐसा करता हूँ कि आपको लैंग्वेज गेम समझ में आ गया होगा। लैंग्वेज गेम का मतलब ये हुआ कि जो बच्चा भाषा जानता है, ठीक है, अपने समाज में रह करके, ठीक है, और उस गतिविधि के द्वारा और भाषा गेम के द्वारा, ठीक है, चीज़ों को सीखता है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए दिया है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए दिया है कि व्हाट इज कन्वर्सेशन। कन्वर्सेशन का मतलब होता है वार्तालाप। वार्तालाप क्या होता है? तो कन्वर्सेशन इज अ डायलॉग बिटवीन 2 पर्सन। ठीक है, कन्वर्सेशन जो होता है वो 2 लोगों के बीच का संवाद होता है। डायलॉग का मतलब होता है संवाद। कन्वर्सेशन इज अ डायलॉग बिटवीन 2 पर्सन, 2 लोगों के बीच का संवाद को हम क्या करते हैं? वार्तालाप करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, चूज द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द ब्रैकेट, राइट इन द ब्लैंक्स। मतलब आपको करेक्ट वर्ड चूज करना है और, ठीक है, ब्रैकेट में क्या करना है? भरना है। जैसे जे फॉर दिया है, एल फॉर दिया है, एक्स फॉर। तो जे फॉर क्या होता है? जंगल होता है। एल फॉर देखिए यहाँ पे लायन होता है, और एक्स फॉर आपका एक्समेस होता है, एक्समेस ट्री। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 14 दिया है, ये अरेंज द जम्बल्ड लेटर इन द करेक्ट अल्फ़ाबेटिक्स ऑर्डर। अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर से यानी कि ABCD के सही क्रम में इनको क्या करना है? रखना है। ठीक है, री अरेंज का मतलब होता है सही तरीके से रखना है। जम्बल्ड लेटर, ये जो आपको वर्ड्स दिए गए हैं 1 2 3, मतलब ये जो 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, इनको क्या करना है कि ABCD के बढ़ते हुए क्रम में, मतलब सही क्रम में रखना है कि इसके बाद कौन सा वर्ड आता है। जैसे देखिए N दिया है, P दिया है, O दिया है, L दिया है, M दिया है। तो सबसे पहले हमको क्या देखना है? पहले देखिए L आता है, उसके बाद क्या आता है? L के बाद M आता है, फिर उसके बाद N आता है, फिर O आता है, फिर P आता है। तो हम यहाँ पे पढ़ देंगे L M N O और P। उस तरीके से देखिए यहाँ पे V Y W U X। तो क्या होता है? पहले U होता है, फिर V होता है, फिर W होता है, फिर X होता है, फिर Y होता है। तो यहाँ U भर देंगे, V बहुत कीजिए X और Y। उस तरीके से तीसरा दिखे दिया है कि QRUTVS। ठीक है, पहले क्या होता है? U होता है, RST होता है ना, RSTUV, QRSTUV, ऐसे QRSTUV। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए दिया है, राइट टू प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग इंग्लिश लैंग्वेज एट द सेकेंडरी स्टेज। अगर सेकेंडरी स्टेज का मतलब दूसरी कक्षा के विद्यार्थियों को अंग्रेजी पढ़ाने के 2 सिद्धांतों को बताइए। अगर राइट टू प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग इंग्लिश लैंग्वेज, ठीक है, इंग्लिश टीचिंग लैंग्वेज मतलब कक्षा 2 के विद्यार्थियों को इंग्लिश भाषा सिखाने के लिए 2 सिद्धांत बताइए। मतलब किस सिद्धांत से बच्चा जो है कि कक्षा 2 का बच्चा इंग्लिश को सीखेगा। तो पहला है द प्रिंसिपल ऑफ हैबिट फॉर्मेशन। मतलब बच्चों, हैबिट फॉर्मेशन का मतलब होता है कि बच्चे को आदत पकड़ाना। जैसे बच्चा जब आदत पकड़ाएगा तो इसके सिद्धांत से सीखने के लिए, ठीक है, ये पहला सिद्धांत हो गया। द प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन, जब बच्चा मोटिवेट होगा तो इंग्लिश को सीखेगा। कक्षा 2 का विद्यार्थी, ठीक है, पहले उसको आदत पकड़ाना पड़ेगा और उसको मोटिवेट करना पड़ेगा, तो वो इंग्लिश लैंग्वेज को सीखने के लिए तत्पर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए देगा, व्हाट आर द मोस्ट बर्निंग प्रॉब्लम ऑफ इंग्लिश टीचिंग इन इंडिया। कह रहा है कि व्हाट इज़ द बर्निंग प्रॉब्लम, मतलब जटिल समस्या जिसको बोलते हैं, सबसे जटिल समस्या अंग्रेजी को लेकर, ठीक है, अंग्रेजी पठन को लेकर के भारत में सबसे जटिल समस्या क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रॉब्लम ऑफ प्रोनाउंसिएशन। भारत में सबसे ज़्यादा प्रोनाउंसिएशन को लेकर के, इंग्लिश पढ़ने में प्रोनाउंसिएशन मतलब उच्चारण, लोग अच्छी तरीके से उच्चारण नहीं करते। प्रॉब्लम ऑफ मदर टंग मतलब मातृभाषा जो होती है उसकी समस्या, एंड प्रॉब्लम ऑफ ग्रामर, और ग्रामर के भी लोगों की समस्या। अगर ग्रामर के रूल को अच्छे तरीके से हम पढ़े नहीं रहेंगे, लर्न नहीं किए रहेंगे, तो थोड़ा सा इंग्लिश को बोलने में और इंग्लिश को थोड़ा समझने में दिक्कत होगी। तो पहला हो गया प्रोनाउंसिएशन, और दूसरा प्रॉब्लम क्या आ जाएगी? मदर टंग, ठीक है,
लोगों की जो मातृभाषा होती है ये प्रॉब्लम खड़ी करती है, और प्रॉब्लम ऑफ ग्रामर, जो ग्रामर की समस्या है, लोगों को व्याकरण सही तरीके से नहीं आता, ये हमारी जो है कि बर्निंग प्रॉब्लम हो जाएगी भारत में इंग्लिश को के पठन कार्य को लेकर के। क्वेश्चन नंबर देखिए 17 दिया है, व्हाट डू यू मीन बाई एम। एम का मतलब होता है उद्देश्य, लक्ष्य या गोल, जिसको बोलते हैं गोल, गोल या पर्पज, ठीक है। कर व्हाट डू यू मीन बाई एम मतलब लक्ष्य से आप क्या समझते हैं। तो जो लक्ष्य होता है, एम कैन बी डिफाइंड एज द जनरल डायरेक्शन ऑफ आवर एजुकेशन इंटेंशन दैट प्रोवाइड द बेसिस ऑफ एस्टेब्लिशिंग ऑब्जेक्ट। इट इज द गाइड दैट प्रेस्क्राइब आवर मूव्स इन द प्रेस्क्राइब्ड डायरेक्शन ऑफ द अटेनमेंट द डिजायर्ड गोल। कह रहा है जो एम है उसको कैसे उसको परिभाषित किया जा सकता है एज ए जनरल डायरेक्शन, एक सामान्य एक साधारण दिशा के रूप में आप आवर एजुकेशन हमारे शिक्षा के इंटेंशन के ध्यान की तरफ की, दैट प्रोवाइड जो प्रोवाइड मतलब अवगत कराता है या प्रदान करता है, द बेसिस ऑफ स्टेब्लिशिंग ऑब्जेक्ट जो मुख्य रूप से जो उद्देश्य हो उसके आधार को क्या करता है प्रदान कराता है, एक डायरेक्शन जनरल डायरेक्शन क्या करता है प्रदान कराता है। इट इज़ द गाइड, यह एक मार्गदर्शन है जो प्रेस्क्राइब्स प्रदर्शित करता है या बताता है और मूव्स हमारे चाल को, ठीक है, इन द प्रेस्क्राइब डायरेक्शन जो परिलक्षित जो दिशा दी गई है फॉर अटेनमेंट के लिए आप द डिजायर्ड गोल, एक इच्छित उद्देश्य की पूर्ति के लिए जो डायरेक्शन दी गई है उसको क्या करता है प्रदर्शित करता है, ठीक है, जो उद्देश्य होता है। तो एम कैन बी डिफाइंड एज ए जनरल डायरेक्शन, एक सामान्य दिशा के रूप में आप और एजुकेशन इंटेंशन जो हमारा शैक्षणिक ध्यान है जो हमें क्या करता है उद्देश्यों की पूर्ति कराता है, पूर्ति के आधार पर जनरल डायरेक्शन देता है। इट इज़ द गाइड दैट प्रेस्क्राइब और मूव्स इन द प्रेस्क्राइब डायरेक्शन ऑफ द अटेनमेंट ऑफ द डिजायर्ड गोल। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 दिया है, व्हाट इज ए सेंटेंस। सेंटेंस क्या होता है। तो सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स, जो सेंटेंस होता है वो शब्दों का एक समूह होता है, दैट मेक्स कंप्लीट, जो एक अच्छा सेंस मतलब एक अच्छा जिससे एक अच्छा अर्थ निकले उसको बोलते हैं सेंटेंस। तो सेंटेंस क्या होता है शब्दों का समूह होता है, ठीक है, जो एक कंप्लीट सेंस बताता है, एक कंप्लीट सेंस बनाता है, ठीक है, अच्छा अर्थ बनाता है, उसको हम क्या कहते हैं सेंटेंस कहते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 19 दिया है, गिव द मीनिंग ऑफ कंजंक्शन विद द एग्जाम्पल। कंजंक्शन आपने पढ़ा होगा पार्ट ऑफ स्पीच में, जो पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं उसके 8 भाग होते हैं, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, ठीक है। तो उन्हीं में से पूछ रहा है कंजंक्शन क्या होता है। कंजंक्शन जिसको बोलते हैं संबंध सूचक अव्यय, यस, ठीक है, कंजंक्शन विद एग्जाम्पल। कंजंक्शन को समझना है तो कंजंक्शन क्या होता है कि कंजंक्शन इज ज्वाइनिंग वर्ड्स। ज्वाइनिंग का मतलब होता है जोड़ने वाला शब्द। तो कंजंक्शन जो होता है वो जोड़ने वाला शब्द होता है। इट्स ज्वाइंस वर्ड, यह शब्दों को जोड़ता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स शब्दों के समूह को जोड़ता है या फिर एक वाक्य को जोड़ता है। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं कि मोहन एंड राम आर ब्रदर्स, मोहन और राम क्या हैं भाई हैं। तो मोहन और राम को कौन जोड़ रहा है एंड जोड़ रहा है, इसलिए एंड हमारा क्या हुआ कंजंक्शन हुआ, क्योंकि मोहन और राम को जोड़ रहा है तो मोहन 2 शब्द हुए ना, तो 2 शब्दों को जोड़ रहा है, ये हमारा क्या हो जाएगा कंजंक्शन हो जाएगा। इसी प्रकार से ये एंड कई सेंटेंस को भी जोड़ सकता है, ये ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स को भी जोड़ सकता है। तो इस प्रकार से जो वर्ड्स आएंगे, ठीक है, इनको हम क्या कहेंगे कंजंक्शन कहेंगे। कंजंक्शन का मतलब होता है संबंध सूचक अव्यय, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए दिया है कि व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ कंडक्टिव प्रोनाउंसिएशन ड्रिल, ठीक है, जिससे कह रहा है कि व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव, उद्देश्य क्या है, क्या उद्देश्य है आप कंडक्टिव प्रोनाउंसिएशन। कंडक्टिव प्रोनाउंसिएशन मतलब जो व्यवहारिक उच्चारण होते हैं उसके क्या जो है कि उद्देश्य हैं, व्यवहारिक उच्चारण के क्या उद्देश्य हैं, ठीक है। इसका आंसर है आफ्टर मॉडल रीडिंग, जिसको बोलते हैं मॉडल रीडिंग, ठीक है। आधुनिकता जो आधुनिक युग है इसको बोलते हैं मॉडल रीडिंग। आफ्टर मॉडल रीडिंग के बाद द टीचर शुड राइट डिफिकल्ट words from passage on the blackboard and pronounce them one by one. The teacher asked 2 or 3 students to pronounce the difficulties word individually. The selection of the word for pronunciation drill should not be based on the meaning but on the general pronunciation. The teacher select those words which may be probably pronounced wrongly by student। देखिए इसके अर्थ को समझते हैं। जो व्यवहारिक प्रोनाउंसिएशन ड्रिल होता है इसके क्या उद्देश्य हैं, इस क्वेश्चन में ये पूछा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि जब आफ्टर मॉडल रीडिंग, जैसे हम इस चीज़ को पढ़ें, ये हमारा एक प्रकार का एक पैसेज है, इस पैसेज को हमने पढ़ा तो ये हमारा पैसेज क्या है, ये एक मॉडल रीडिंग है, हमने मॉडल रीडिंग किया है, ठीक है। आप इस पैसेज को पढ़ने के बाद इसमें जैसे कोई डिफ़िकल्ट जो वर्ड है उनको एक टीचर क्या करता है एक ब्लैक बोर्ड पर लिखता है। ब्लैक बोर्ड पर लिखने के बाद बारी बारी से इंडिविजुअल रूप से एक एक बच्चों को क्या करता है, पहले तो वो खुद पढ़ता है, पढ़ के सुनाता है बच्चों को, उसके बाद बारी बारी से एक एक बच्चों को क्या करता है वो डिफ़िकल्ट वर्ड पढ़ने के लिए कहता है। इसी को बोलते हैं कि कंडक्टिव प्रोनाउंसिएशन ड्रिल के जो है कि ये ऑब्जेक्टिव्स हैं, मतलब उद्देश्य हैं। इसके अर्थ को फिर से समझ लेते हैं कि द टीचर शुड राइट डिफिकल्टी, टीचर को लिखना चाहिए राइट डिफिकल्टी वर्ड्स
कठिन वर्डों को फ्रॉम द पैसेज से ऑन द ब्लैक बोर्ड पर एंड प्रोनाउंस देम वन बाय वन, और एक के बाद एक उनको क्या करना चाहिए, उच्चारित करना चाहिए। द टीचर आस्क 2 or 3 स्टूडेंट, ठीक है, शिक्षक को 2 या 3 विद्यार्थियों से प्रोनाउंस करने के लिए उन डिफिकल्ट वर्ड्स को, ठीक है, इंडिविजुअली मतलब व्यक्तिगत रूप से बारी बारी से, ठीक है, प्रोनाउंस करने के लिए कहना चाहिए। द टीचर सिलेक्शन ऑफ वर्ड, द सिलेक्शन ऑफ द वर्ड्स, जो सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स है मतलब जो शब्दों का चुनाव है आप प्रोनाउंसिएशन उच्चारण के लिए, ड्रिल शुड नॉट बी बेसिस ऑन द मीनिंग, मतलब अर्थ के आधार पर नहीं होना चाहिए, बट ऑन द जनरल प्रोनाउंसिएशन, मतलब सामान्य उच्चारण के तौर पे उसका प्रयोग करना। अर्थ से मतलब नहीं है, उससे मतलब विद्यार्थियों को उसके अर्थ पे जोर नहीं देना चाहिए शिक्षक को, बस उसको सही उच्चारित करने के लिए विद्यार्थियों को कहना चाहिए। द टीचर सेलेक्ट दोज वर्ड, तो और जो शिक्षक है उसको उन शब्दों को सेलेक्ट करना चाहिए, चुनना चाहिए, विच में भी प्रोबेबली, जो शायद हो सकते हैं प्रोनाउंस रॉन्गली बाय स्टूडेंट, ठीक है, जो विद्यार्थियों के द्वारा गलत तरीके से उच्चारित किए जाते हों, खास करके उन्हीं वर्ड्स को ब्लैक बोर्ड पर लिखना है जो खास करके विद्यार्थी गलत तरीके से उच्चारित करते हैं। तो मैं ऐसा करता हूँ कि आपको ये ऑब्जेक्टिव ऑफ कंडक्टिव प्रोनाउंसिएशन ड्रिल समझ में आ गया होगा कि कंडक्टिव प्रोनाउंसिएशन ड्रिल के क्या क्या उद्देश्य हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 21 दिया है कि राइट डाउन 2 एडवांटेज ऑफ ऑडियो विजुअल एड्स। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो ऐसे तो एग्जाम में पूछता है। कह रहा है कि राइट डाउन 2 एडवांटेज, 2 लाभ लिखिए आप ऑडियो विजुअल एड्स, जो ऑडियो विजुअल सहायक सामग्री होती है विद्यार्थियों के पठन कार्य में, ठीक है, उनके 2 लाभ लिखना है। तो पहला लाभ आप ये लिख देंगे कि इंग्लिश इज ए डिफिकल्ट लैंग्वेज, जाहिर सी बात है फॉरेन कंट्री की लैंग्वेज है, तो इंडियन के लिए ये क्या है, डिफिकल्ट, या फिर किसी भी कंट्री के लिए जिसमें इंग्लिश नहीं बोली जाती उस कंट्री के लिए डिफिकल्ट लैंग्वेज है। तो पहला क्या हो जाएगा कि इंग्लिश इज अ डिफिकल्ट लैंग्वेज, जो इंग्लिश है वो एक कठिन भाषा है। ऑडियो विजुअल एड्स मेक लर्निंग इंग्लिश ईजी, जो ऑडियो विजुअल एड्स हैं मतलब जो ऑडियो विजुअल सहायक सामग्रियां हैं वो विद्यार्थियों को इंग्लिश समझने में क्या करती हैं, आसानी प्रदान करने में सहायता प्रदान करती हैं। और दूसरा लिख सकते हैं आप लाभ कि ए गुड टीचर या गुड इंग्लिश टीचिंग इज पॉसिबल, एक अच्छी इंग्लिश की जो शिक्षण कार्य है वो तभी संभव हो सकता है इन ए नेचुरल इंग्लिश इन्वायरमेंट, मतलब एक जैसे ऐसे वातावरण में जहाँ पे मतलब इंग्लिश भाषा को बोला जाता हो, ठीक है। ऑडियो विजुअल एड्स हेल्प इन क्रिएटिंग दैट टाइप्स ऑफ एनवायरनमेंट, जो ऑडियो विजुअल एड्स होता है वो मदद करता है क्रिएटिंग मतलब बनाने में, रचना करने में, दैट टाइप्स ऑफ एनवायरनमेंट, उस प्रकार के वातावरण को बनाने में क्या करता है ऑडियो विजुअल एड्स मदद करता है। जैसे अगर ऑडियो विजुअल एड्स में जैसे बच्चों को दिखाया जाता है एप्पल, बॉय, गर्ल, तो जो बच्चे टेलीविज़न में या फिर वीडियो में बच्चे पढ़ते हुए नजर आते हैं, तो जो बच्चे उनको देखते हैं ऐसी वीडियो को, तो उनको ऐसा वातावरण मिलता है जैसे लगता है कि वो उनकी फैमिली में हो रहा हो, या फिर वो अपने से अंतर इंट्रैक्शन करते हैं, इंट्रैक्शन करके बच्चे क्या करते हैं, सीखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए दिया है, राइट ए शॉर्ट पोएम, एक जो है कि छोटा सा कविता लिखना है, ठीक है। कोई भी आप कविता, अगर आप एक शिक्षक बनने जा रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि आप कोई ना कोई कविता आपको 4 लाइन या 5 लाइन की याद होगी, तो आप लिख सकते हैं। जैसे टू मार्केट टू बाई ए फैट पिग, होम अगेन जगली चिक, ठीक है। इस प्रकार से आप कोई भी पोएम आप 4 लाइन की लिख सकते हैं, एग्जाम में ये पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, डिस्क्राइब द मटेरियल एड्स इन द टीचिंग प्रोनाउंसिएशन। डिस्क्राइब करने के लिए क्या है, डिस्क्राइब मतलब होता है वर्णन कीजिए, द मटेरियल एड्स, उन सहायक सामग्रियों को, ठीक है, क्या करना है, वर्णन करना है, इन टीचिंग प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण करने में मतलब पढ़ाते समय उच्चारण करने में उन सहायक सामग्रियों को वर्णन करना है। तो जैसे मटेरियल एड्स इन द टीचिंग प्रोनाउंसिएशन कौन कौन से हैं, पहला है चार्ट ऑफ ऑर्गन्स, जैसे चार्ट ऑफ स्पीच ऑर्गन, जैसे बोलने के जो ऑर्गन्स हैं, चार्ट ऑफ स्पीक ऑर्गन्स का मतलब होता है बोलने के जो अंग हैं, उन अंगों को क्या करना, चार्ट के रूप में दिखाना। पोजीशन ऑफ स्पीच ऑर्गन ड्यूरिंग प्रोड्यूसिंग डिफरेंट साउंड, जैसे विभिन्न प्रकार की जो जैसे जीभ से कैसे आवाज़ निकाली जाएगी, होठ से कैसी आवाज़, जो विभिन्न प्रकार के स्पीच ऑर्गन्स है ड्यूरिंग प्रोड्यूसिंग डिफरेंट साउंड, जो विभिन्न प्रकार के ध्वनियों को निकालने के लिए उनको पोजीशन देना। फिर तीसरा है आपका लिंग्विफोन एंड ग्रामोफोन, लिंग्विफोन और ग्रामोफोन फॉर द डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ साउंड, मतलब जो ध्वनियों के संकेत के लिए, फॉर द डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ साउंड लिखा ना, डिमॉन्स्ट्रेशन मतलब होता है संकेत, ध्वनियों के संकेत के लिए लिंग्विफोन और ग्रामोफोन का प्रयोग करना, ठीक है। ये हमारे हो जाएंगे मटेरियल एड्स इन टीचिंग प्रोनाउंसिएशन। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए दिया, डिस्क्राइब द मॉडल ऑक्सिलरी। मॉडल ऑक्सिलरी क्या होते हैं, ठीक है। मॉडल ऑक्सिलरी आप अगर टेंस वगैरह पढ़े होंगे, सेंटेंस पढ़े होंगे, तो उसमें मॉडल ऑक्सिलरी खासकर पे यूज किए जाते हैं। जैसे मॉडल ऑक्सिलरी में आपका विल हो गया, शैल हो गया, शुड हो गया, वुड हो गया, कैन हो गया, कुड हो गया, मे, माइट, मस्ट, ठीक है, डेयर, नीड, यूज टू, ऑट टू, आर, कॉल्ड, ये जो होते हैं ये मॉडल ऑक्सिलरी कहलाते हैं। मॉडल ऑक्सिलरी आर यूज्ड ओनली हेल्पिंग वर्ब, ये केवल हेल्पिंग वर्ब के लिए यूज किए जाते हैं, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 25 देखिए थे, गिव सम एग्जांपल ऑफ मॉडल ऑक्सिलरीज। ठीक है, आप एग्जांपल करा मॉडल ऑक्सिलरी के कुछ एग्जांपल दीजिए। जैसे जो ऊपर मॉडल ऑक्सिलरी आपको बताए हैं इनका प्रयोग करना है, किसमें, सेंटेंस में प्रयोग करना है। ठीक है, एग्जांपल्स ऑफ द मॉडल ऑक्सिलरीज। ऑक्सिलरी का मतलब होता है सहायक क्रिया। ठीक है, ऑक्सिलरी ये सहायक क्रियाओं के रूप में केवल यूज किए जाते हैं। जैसे वी शुड ओबे और पेरेंट्स, जैसे शुड का प्रयोग चाहिए के अर्थ में होता है, आपको पता होगा कि वी शुड ओबे और पेरेंट्स, हमें अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए। आई कैन डू माई वर्क, मैं अपना काम कर सकता हूँ। कैन का प्रयोग सकना के अर्थ में, ठीक है, हिम्मत दर्शाने के अर्थ में किया जाता है। इट मे रेन टुडे, आज वर्षा हो सकती है। मे का प्रयोग भी सकना के अर्थ में किया जाता है। ठीक है, तो ये संभावना व्यक्त करता है मे। जैसे मे आई कम इन सर, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। इट मे बी रैन टुडे, मतलब आज वर्षा हो सकती है। इट मे रैन टुडे। ठीक है, यू मस्ट वर्क हार्ड, तुम्हें अवश्य कठिन परिश्रम करना चाहिए। मस्ट का प्रयोग होता है अवश्य के लिए। तो जो मस्ट हो गया, मे हो गया, कैन हो गया, शुड हो गया, ये हमारा क्या है, ऑक्सिलरी वर्ब है। तो ऐसे आपको एग्जांपल में पूछ सकता है कि ऑक्सिलरी वर्ब का जो है कि प्रयोग किसी सेंटेंस में प्रयोग करके दिखाइए। ठीक है, इसी प्रकार से क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, गिव सम एग्जांपल ऑफ मॉडल ऑक्सिलरी। ये क्वेश्चन नंबर 26 दिया, डिस्क्राइब फाइनाइट वर्ड्स। फाइनाइट वर्ब्स क्या होते हैं? वर्ब्स माने क्रिया होती है, जानते हैं क्रिया किसे कहते हैं। ठीक है, जिसके द्वारा किसी कार्य का होना प्रकट किया जाता है उसको बोलते हैं वर्ब। जैसे डू, ईट, कुक, राइट, रीड इत्यादि, ये क्या है हमारे वर्ब, जिसको बोलते हैं क्रिया। डिस्क्राइब फाइनाइट वर्ड्स। फाइनाइट वर्ड्स क्या होते हैं? इसको फाइनाइट का मतलब होता है निश्चित, मतलब वर्ब जिसको बोलते हैं, या फिर सक्रिय वर्ब जिसको बोलते हैं, सक्रिय क्रिया। ठीक है, तो आर यूज अकॉर्डिंग टू द जेंडर नंबर एंड टेंस ऑफ सब्जेक्ट्स। जैसे ये जो फाइनाइट वर्ब होते हैं वो किसके हिसाब से, किसके अनुसार यूज किए जाते हैं? जेंडर के अनुसार, मतलब लिंग के अनुसार, नंबर के अनुसार, मतलब वचन के अनुसार, एंड टेंस ऑफ सब्जेक्ट, जो टेंस का सब्जेक्ट होता है उसके अनुसार जो फाइनाइट वर्ब का प्रयोग किया जाता है। जैसे हम सेंटेंस के थ्रू समझ लेते हैं कि फाइनाइट वर्ब्स क्या होते हैं। जैसे आई, यू, वी, दे, ये हमारे क्या हैं, ये हमारे सब्जेक्ट हैं। तो इसके हिसाब से हम गो लगा रहे हैं, आई यू वी दे गो टू द मार्केट। तो जो हमारा गो है ना, ये हमारा क्या है, फाइनाइट वर्ब है। गो हमारा क्या है, फाइनाइट वर्ब है। उसी प्रकार के ही, सी गोज टू द स्कूल। अब जैसे हम गोज का प्रयोग किसके हिसाब से लगा रहे हैं, ही के अनुसार, सी के अनुसार लगा रहे हैं। उसी प्रकार से गो का प्रयोग किसके हिसाब से कर रहे हैं हम, मतलब जो सेंटेंस है उसके कर्ता के हिसाब से। जैसे जो आई है, यू है, वी है, दे है, जैसे आप सेंटेंस में पढ़े, ये फाइनाइट वर्ब में पढ़े हैं ना, द टेंस ऑफ सब्जेक्ट, जो टेंस का सब्जेक्ट है उसके हिसाब से हम यूज करते हैं। ठीक है, उसी प्रकार से इट रेन्स हैविली इन द मंथ ऑफ जुलाई एंड अगस्त। ठीक है, कि जुलाई और अगस्त के महीने में बहुत तेज वर्षा होती है। तो जो रेंस का प्रयोग किया गया है, रेंस यहाँ पे देखिए, रेंस का प्रयोग जो रेंस में एस लगा है, ये ईट के हिसाब से लगा है, क्योंकि ईट हमारा क्या है, सिंगुलर नंबर है, इसलिए यहाँ पे एस लगा है। तो जो ये हमारा रेंस, ये हमारा फाइनाइट वर्ड्स है। उसी प्रकार से गोज है और गो है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 देखिएगा, डिस्क्राइब द काइंड्स ऑफ फाइनाइट वर्ब। जो फाइनाइट वर्ब होता है जिसको बोलते हैं निश्चित क्रियाएं, उसको उसके टाइप को बताना, उसके काइंड्स को बताना है। तो फाइनाइट वर्ब हैव 3 काइंड्स, 3 प्रकार की क्रिया होती है, जिसको बोलते हैं ट्रांजिटिव क्रिया। ठीक है, ट्रांजिटिव सकर्मक क्रियाएं, और इंट्रांजिटिव अकर्मक क्रिया, और ऑक्सिलरी वर्ब जिसको बोलते हैं सहायक क्रिया। अभी आपको ऊपर बताएं ऑक्सिलरी वर्ब, जैसे शुड हो गया, वुड हो गया, कैन हो गया, मे हो गया, माइट हो गया, मस्ट हो गया, ये हमारे ऑक्सिलरी वर्ब हैं जो हेल्पिंग वर्ब की बात ही कार्य करते हैं। ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब फाइनाइट वर्ब के टाइप हैं। ठीक है, ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए रही, विच इज अवर नेशन गेम, हमारा राष्ट्रीय खेल क्या है? तो जो हॉकी हमारा राष्ट्रीय खेल है। व्हाट इज द कम्युनिकेटिव अप्रोच, जिसको बोलते हैं संप्रेषण होता है। ठीक है, संप्रेषण उपागम। ठीक है, अप्रोच, जिसको अप्रोच का मतलब होता है पहुंच। ठीक है, मतलब जिसको बोलते हैं बातचीत करने की पहुंच, क्या, इसको कैसे डिफाइन करेंगे आप? ठीक है, तो ये जो कम्युनिकेटिव अप्रोच इज ए लर्नर सेंट्रल अप्रोच, मतलब जो कम्युनिकेटिव का मतलब होता है संप्रेषित, जो उपागम होता है बोल चाल करने का मतलब। ठीक है, संप्रेषण जो होता है, संप्रेषण का उपागम जो होता है, इज ए लर्नर सेंट्रल अप्रोच। लर्नर सेंट्रल का मतलब होता है जिसको हम बोलते हैं चाइल्ड सेंटर्ड। ठीक है, बाल केंद्रित उपागम होता है। ठीक है, इन दिस अप्रोच, इस उपागम में एवरीथिंग फ्रॉम द फ्लुएंसी ऑफ सेइंग समथिंग, जो प्रत्येक चीज़ें होती हैं, आप फ्लुएंसी ऑफ सेइंग, कहने कुछ भी कहने का जो फ्लुएंसी होती है, जो धारा होती है, एक्यूरेसी होती है। ठीक है, अप्रोप्रिएटेंस आर इक्वली इंपॉर्टेंट, सामान्यतः क्या होती है, बहुत महत्वपूर्ण होती है। जैसे जो फ्लुएंसी होती है वो सही तरीके से होनी चाहिए। जैसे हम कोई भी चीज़ बोल रहे हैं तो वो सही फ्लो में होना चाहिए, और एक्यूरेट होना चाहिए। एक्यूरेसी मतलब शुद्ध होना चाहिए। ठीक है, उसी को कह रहा है कि सारी चीज़ें जो है कि बराबर रूप से क्या होती है, महत्वपूर्ण होती है कम्युनिकेटिव अप्रोच में। जैसे हम किसी से भी कोई बात कर रहे हैं, किसी भी सेंटेंस को बोल रहे हैं, कोई भी किसी से वो कन्वर्सेशन कर रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं किसी भी व्यक्ति से, तो हमें यह बात ध्यान में रखना चाहिए कि हम कोई भी चीज़ बोल रहे हैं तो एक सही फ्लो होना चाहिए उसका। ठीक है, और एक एक्यूरेसी होनी चाहिए, जो भी हमारे बोलने का तुक है वो सही होना चाहिए। उसी को कह रहा है कि व्हाट इज कम्युनिकेटिव अप्रोच।
क्वेश्चन नंबर 30 देखिए दिया है, ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग सेंटेंस बाय द चेंजिंग अंडरलाइन नाउन वर्ब इनटू। ट्रांसफॉर्म का मतलब होता है बदलना है, चेंज करना, परिवर्तित करना है। निम्नलिखित सेंटेंसों को क्या करना है, परिवर्तित करना है बाय द चेंजिंग अंडरलाइन। ठीक है, जो अंडरलाइन किया गया है इसके हिसाब से क्या करना है इसको, अंडरलाइन नाउन वर्ड इनटू वर्ब में, किसमें, वर्ब में। ये नाउन है, नाउन को किस में चेंज करना है, वर्ब में चेंज करना है। ठीक है, ही पुट्स ए डिमांड ऑफ गोल्डन रिंग्स। ही माने वह, पुट्स माने रखता है, डिमांड माने मांग, आप ए गोल्डन, मतलब ये एक अंगूठी, मतलब सोने की अंगूठी की मांग करता है या मांग रखता है। तो इसको हम किसको चेंज करना है, ये जो डिमांड है ना इसको हमको वर्ब में चेंज करना है। तो डिमांड माने जानते हैं मांग करना होता है, यहाँ पे पुट्स को हटा देंगे, पुट्स को हटाएंगे और यहाँ पे डिमांड के आगे एस लगा देंगे। ही डिमांड से गोल्डन रिंग, मतलब वह एक सोने की अंगूठी की मांग करता है। ठीक है, और यहाँ पे क्या इसका अर्थ था कि वह सोने की अंगूठी की मांग रखता है। ठीक है, तो दोनों सेंटेंस में डिफरेंस है। यहाँ पे जो डिमांड था ये किसकी बात ही काम कर रहा था, नाउन की बात ही काम कर रहा था, जबकि यहाँ पे डिमांड्स जो है हमारा यहाँ पे वर्ब की बात ही काम कर रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 देखिए दिया है कि गिव द डिफिनेशन ऑफ वर्ब। वर्ब की परिभाषा अभी आपको बताएं, जिसके द्वारा किसी कार्य का होना है प्रकट हो उसको हम क्या कहते हैं, वर्ब कहते हैं। वर्ब इज ए वर्ड, अ ग्रुप ऑफ वर्ड विच से व्हाट अ पर्सन अ थिंग इज डूइंग। मतलब अभी बताएं आपको कि एक व्यक्ति या वस्तु कुछ कर रहा है, यह दर्शाता है जो वर्ड्स, उसे क्या बोलते हैं, वर्ब कहते हैं। ठीक है, हैज, डन आर डज, किया जा रहा है या कर चुका है या फिर कर रहा है। ठीक है, किसी व्यक्ति या वस्तु के द्वारा कोई भी काम किया गया है, करता है या फिर किया जा रहा है, यह दो वर्ड्स दर्शाता है, उसको बोलते हैं हम वर्ब। वर्ब आर यूज टू शो व्हाट आर पर्सन थिंग इज डूइंग। ठीक है, जो वर्ड्स वर्ब है ये वर्ब का प्रयोग इसलिए इस चीज़ को दर्शाने के लिए किया जाता है कि कोई व्यक्ति या वस्तु क्या कर रहा है, बीइंग अ प्रोसेसिंग, या फिर क्या प्रोसेस में हो रहा है। वर्ब आर आल्सो कॉल्ड एक्शन आर डूइंग वर्ड्स। ठीक है, इसको एक्शन या डूइंग वर्ड्स के भी नाम से वर्ब को जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर देखिए 32 देखिए, विच लेटर इज साइलेंट इन द वर्ड